एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ये है कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, वो उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या उसका ढांचा क्या होगा, उसका मॉडल क्या होगा, ये आर्किटेक्चर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ओवरव्यू सा है। तो इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपके पास यूजर है, डेफिनेटली जैसे हम देखते हैं आपके पास ट्यूटर होता है, ट्यूटर है, स्टूडेंट है, ऐसे यूजर्स है। एक तो आपकी ये आर्किटेक्चर में ये चीज है, इसने कम्युनिकेशन करनी है आपके सिस्टम के साथ। और फिर देन एप्लीकेशन लेयर है। ये एप्लीकेशन लेयर जो है, इसमें ये एप्लीकेशन लेयर इसका तल्लक यूजर के साथ होता है। और फिर देन आगे फर्दर जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इनपुट मैनेजमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, इस तरह आउटपुट मैनेजमेंट है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। ये एप्लीकेशन लेयर इन मॉड्यूल्स और यूजर के दरमियान काम करेगी। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो लेयर है, ये यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइड करेगी किसको, यूजर को। तो उन इंटरफेसेस को यूज करते हुए यूजर कम्युनिकेशन करेगा इन मॉड्यूल्स के साथ, इन कंपोनेंट्स के साथ। यानी यूजर डायरेक्टली इनपुट डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकता, वो दरमियान में उसके पास एप्लीकेशन लेयर है जो उसको इंटरफेसेस प्रोवाइड कर रही है। उन इंटरफेसेस को यूज करते हुए वो इनपुट देगा, और वो इनपुट जो है वो आगे फर्दर ये जो मॉड्यूल है, ये कंपोनेंट जो है आपके एप्लीकेशन का, वो उसको लेके उसको मैनेज कर लेगा। मैनेज करने का मतलब ये है कि उसको डेटाबेस तक पहुंचा देगा। इसी तरह जब आप डेटाबेस से रिकॉर्ड फाइंड करेंगे तो आप एप्लीकेशन लेयर को यूज करेंगे, ना कि डायरेक्टली आप डेटाबेस पे जाके बैठे होंगे। आप एप्लीकेशन लेयर को यूज करेंगे जो आपको इंटरफेसेस प्रोवाइड करेगी। उस इंटरफेस को यूज करते हुए आप डेटाबेस से रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है, ये दरमियान में काम कर रही है। इसी तरह जब आपको आउटपुट यूज हो रही है, आपके सामने आ रही है, तो आप डायरेक्ट अपने हाथ से या किसी और जरिए से आप आउटपुट नहीं ले रहे, या वो आपके सामने शो नहीं हो रही। आप यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर आपको इंटरफेसेस दे रही है, उन इंटरफेसेस को यूज करते हुए आपके सामने आउटपुट आएगी। तो लिहाजा यूजर एप्लीकेशन लेयर को यूज करेगा, ये आपकी इस सिस्टम के स्ट्रक्चर में शामिल है। आपके सामने इंटरफेसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे, उनको यूज करते हुए आप काम करें। और फर्दर जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा था कि मॉड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं आपके सिस्टम के। यहाँ पे मेन पार्ट्स को सभी को मेंशन नहीं किया गया, जो मेन प्रेफरेबल हैं उनको मेंशन किया गया है। तो उसमें इनपुट को मैनेज किया गया जाएगा। जैसे ट्यूटर अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो उस इंफॉर्मेशन को लेके आगे उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए ये कंपोनेंट है। इस तरह डेटाबेस में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ट्यूटर ने अपने इंफॉर्मेशन दी है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन, वो डेटाबेस में पड़ी है, और वो डेफिनेटली किसी तरीके से जाके स्टोर हो जाएगी। फिर उसको वहां से लिया भी जाना है, तो इसके लिए भी मॉड्यूल है। और इस तरह स्टूडेंट को जो आउटपुट मिल रही है, या इवन टीचर अपने स्टूडेंट्स के बारे में देखना चाहता है इंफॉर्मेशन, उसको जो इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, स्टूडेंट्स को जो इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, उसके लिए भी मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल भी काम कर रहा है। स्टूडेंट्स के सामने टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी, और टीचर्स के सामने जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जो उससे कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन लेना चाह रहे हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये आउटपुट एक मैनेज्ड फॉर्म में उनके सामने आ जाएगी। तो इसको मैनेज करने के लिए ये एक मॉड्यूल, एक पार्ट, एक कंपोनेंट जो है वो, ये एक यूनिट है, वो काम करेगा। तो ये एक पूरी आपकी एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है। इसको देखने से पता चल सकता है कि हमारे जो एप्लीकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, ये उसका जो मॉडल, जो उसका भी फॉर्म है, वो क्या है।
हमें किन चीजों की रिक्वायर्ड है? अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें तो इस सिस्टम के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए बस पर विंडोज 7 कम से कम होनी चाहिए। सीपीयू आपका कोर टू 2 होना चाहिए, कम से कम हम बात करें। इस तरह रैम 2 GB होनी चाहिए, और डिस्प्ले स्क्रीन जो आपकी हाई रेजोल्यूशन के साथ होनी चाहिए। ये रेजोल्यूशन आप जानते होंगे, ये नंबर ऑफ पिक्सल जो होते हैं आपके स्क्रीन, आपके कितने मैक्सिमम पिक्सल्स को सपोर्ट करती है, ये उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। और इस तरह अगर हम टूल्स को देखें तो उसमें, या टेक्नोलॉजीज को देखें जिनको हम यूज करेंगे, तो उसमें हमारे पास PHP है, इस तरह CSS है, कैस्केडिंग शीट्स आप जानते होंगे, इस तरह वैम्प सर्वर को हम यूज करेंगे। इनको यूज करते हुए हम अपने इस प्रोजेक्ट को, ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, और ये चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी, और इनके जरिए से हमारा प्रोजेक्ट बन सकता है। जी सर। ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने प्रपोजल्स को देखा। उसमें आपने बहुत सारी चीजें आपके सामने आई, वो हमारा प्रपोजल्स था। अब प्रपोजल फॉर एग्जांपल आपका बन गया, अब आप डिलीवरेबल्स की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले समझना डिलीवरेबल्स क्या होते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप सॉफ्टवेयर ये बना रहे हैं, इसमें हमने देखा उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे हमने देखा इनपुट को मैनेज करने के लिए एक कंपोनेंट है, इस तरह डेटाबेस के जितनी काम है उसको मैनेज करने के लिए कंपोनेंट है, आउटपुट्स जो हमें आ रही है उसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। ये सारे जब आप बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और बनाएंगे, और फिर फर्दर आप हैंड ओवर कर देंगे अपने कस्टमर को, तो ये डिलीवरेबल्स हैं। ये बनाए जाएंगे, कस्टमर्स के हैंड ओवर होंगे, कस्टमर को चेक करेगा, अपने फीडबैक के साथ बताएगा कि ये इसमें ठीक है या नहीं है। तो ये बहरहाल ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये जो पार्ट्स हैं, जब आप जिनके ऊपर आपने वर्क करना है, ये आपकी वर्क प्रोडक्ट्स हैं, यही आपकी डिलीवरेबल्स हैं। तो हमारा फर्स्ट डिलीवरेबल्स क्या है, दूसरा चैप्टर हमारा क्या है कि हमने पहले किस चीज को बनाना है, हम क्या चीज बना के कस्टमर के सामने रखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। अच्छा, इन कंपोनेंट्स पे काम करने से पहले भी कुछ चीजों पे काम करना पड़ता है। यहाँ मैंने बात की कंपोनेंट्स की, लेकिन आप उनसे पहले भी कुछ काम करेंगे और कस्टमर के सामने रखेंगे, तो वो चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। आइए जरा हम इनको देखते हैं। हमारा इसमें जो पहला डिलीवरेबल है वो प्लानिंग है एंड शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है, कि हमने प्लान बनाना है और शेड्यूल बनाना है अपने प्रोजेक्ट का। हमारा फर्स्ट डिलीवरेबल ये है, यानी इस पे हमने काम करना है और उसको बनाना है और कस्टमर के सामने रखना है। जो आपसे बनवाना चाह रहा है, जिसका प्रोजेक्ट है, जो आपसे बनवा रहा है, उसके सामने ये चीजें रखनी है। अच्छा, ये बात डिलीवरेबल्स में लाजमी है कि आपने एक चीज बनानी है और कस्टमर के सामने रखनी है। इसमें जो चीज आप बना रहे हैं वो आप प्लानिंग कर रहे हैं और शेड्यूलिंग का काम कर रहे हैं। प्लानिंग ये होती है कि आप प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, आपके पास क्या मेथोडोलॉजीज होंगी, और शेड्यूलिंग में ये चीज है कि आप ने कितने टाइम में प्रोजेक्ट को बनाना है। ये बड़ी अहम बात है। ये इस फर्स्ट डिलीवरेबल में हमारे सामने ये चीज आ जाएगी। अब इन डिलीवरेबल्स में क्या कंपोनेंट्स हैं, वो ये कह रहा है कि फॉलोइंग कंपोनेंट इसमें शामिल है। एक तो आप प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाएंगे, दूसरा प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करेंगे, तीसरा प्रोजेक्ट की कास्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप उसको देखेंगे, उसके बाद टास्क डिपेंडेंसी टेबल को देखेंगे। ये सारी चीजें यहाँ मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे ये सारी चीजें आ रही हैं, मैं इसको पूरी डिटेल के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जी। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आप करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे, टीम मेंबर्स के बारे में बताएंगे, टास्क एंड मेंबर्स असाइन टेबल्स को देखेंगे, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को देखेंगे, वीएंस डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, रिस्क लिस्ट को देखेंगे, और प्रोडक्ट फीचर्स को देखेंगे। ये सारी चीजें आपने डिफाइन करनी है, डेफिनेटली करनी है।
इनके ऊपर आपने काम करना। अभी ये चीजों पे काम हुआ है, आपको दिखाते हैं। तो आपने ये एक तो ये आपने करना है। दूसरा, आपको अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनानी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी होती है, उसकी रिपोर्ट भी बनानी होती है। तो फिजिबिलिटी पे थोड़ी सी बात हो जाए। फिजिबिलिटी ये चीज होती है कि आप जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो बन सकती है या नहीं बन सकती, इस चीज को डिसाइड करना है। इसमें आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं। हम यहाँ पे दो तीन बातों चीजों की मैं बात करता हूं। जैसे सबसे पहले तो आप अपने बजट को देखते हैं कि जो इस पे खर्च आना है क्या हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। दूसरा, आप टाइम को देखते हैं, जितने टाइम में कस्टमर बनवाना चाहता है या हम उसको बनाना चाहते हैं इतने टाइम में ये बन सकता है। तीसरा, आप ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज इसके ऊपर आने हैं, जो इसको बनाने के लिए हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज चाहिए, ये जो रिसोर्सेज चाहिए क्या वो हमारे पास हैं। ये सारी चीजें आप जब इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तो एक्चुअली आप फिजिबिलिटी देख रहे हैं, आपने इनको देखना है। ये चीज आपकी फिजिबिलिटी है। अब ये जब आप चीज देख लेते हैं तो उसकी फिर देन आप रिपोर्ट बनाते हैं, उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं। जी ये चीजें हमारे पास है, ये नहीं है, ये बन सकता है नहीं बन सकता, इस पर टाइम लग सकता है, इतना टाइम हमारे पास है या नहीं है। उसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं, यही आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। अब इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या चीजें आप मेंशन करते हैं। टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब यह है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको जो टेक्निकली चीजें जो रिक्वायर्ड है, मसलन एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटीज, बंदे चाहिए आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो है आपके पास। अब हर बंदा तो प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, उसके लिए टेक्निकल बंदे चाहिए। Yes. मसलन आपका ये प्रोजेक्ट पीएचपी में बना है तो आपको पीएचपी एक्सपर्ट लोग चाहिए। ASP.NET या दूसरी किसी लैंग्वेज में काम करने वाला आपके काम नहीं कर सकता। तो इन चीजों को देखना है, ये आपकी इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होगी। ऑपरेशनल, आप ये देखेंगे कि आपका ये जो प्रोजेक्ट, इसने जो काम करने हैं क्या वो पॉसिबल है, यानी हम उस इस प्रोजेक्ट के अंदर ये इसके ऑपरेशन जो है ये ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये काम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कोई ऐसा काम हो जो हो ही नहीं सकता और आपसे कस्टमर रिक्वायर कर रहा हो कि ये करके दें, और वो हो ही नहीं सकता, आपके पास ऐसे सोर्सेज नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, और वो आपसे रिक्वायर कर रहा है ये करके दें, तो आप तो नहीं करके दे सकते। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपने ऑपरेशंस को भी देखना है कि ये जो सिस्टम ने काम करने हैं क्या हम उससे काम करवा सकते हैं, ये चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। इकोनॉमिक्स, अभी हम बात कर रहे थे, इस पे जो खर्चा आना है क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होगा। शेड्यूल, कस्टमर आपसे कहता है कि 3 माह में हमें बना के दें, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, या प्रोजेक्ट बहुत लेंथी है, आप उतने टाइम में नहीं बना सकते, तो ये फिर प्रोजेक्ट नहीं बन सकेगा। तो इसलिए आप अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में शेड्यूल को लाजमी शामिल करें। स्पेसिफिकेशंस हैं आप, अच्छा स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। मसलन जैसे आपके सामने आपके पास मोबाइल होगा, मेरे पास मोबाइल इन्फिनिक्स है, अब इन्फिनिक्स 9 है मेरे पास, हॉट 9। अब ये जो मोबाइल है इसको अगर हम देखें तो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, मसलन इसकी एलसीडी की कितना साइज है, इसके कैमरा फ्रंट कितना है, कितना मेगापिक्सल का है, बैक कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इसका प्रोसेसर कितना है, कितने मेगाहर्ट्ज का, इसकी रैम कितनी है, इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, कितनी जीबी की है, ये सारी इसकी स्पेसिफाइड है, ये स्पेसिफिकेशन है इसके साथ। इसी तरह आप अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये चीज शामिल करेंगे, आपका प्रोजेक्ट है क्या, ये इसने क्या क्या इसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज क्या हैं, ये कितने टाइम में बनना है, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे, रिटन फॉर्म में आपके पास होंगी। तो ये चीजें जो है वो आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन,
आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। जैसे आपने देखा शुरू में हमने इसकी इंट्रोडक्शन किया, उसमें हर चीज को पूरी उसके ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको पता चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट क्या है। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल का मतलब ये है, अच्छा मोटिवेशंस में अगर हम देखें तो बेसिकली ये चीज होती है कि आप किसी बंदे से काम करवाना चाहते हैं, आप उससे बेहतर तरीके से कैसे काम करवा सकते हैं। इसके लिए इसकी मोटिवेशन जो है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। बाज तो आप पावर को यूज करते हुए लोगों से काम करवा लेते हैं, बाज आप उनको रिवार्ड देते हुए उनसे काम करवा लेते हैं। तो बहरहाल ये मोटिवेशंस हैं। तो आपने काम किस तरीके से करवाना है, अपने जो आपके पास पर्सनल्स हैं जिनसे आपने, या आपकी जो डेवलपिंग टीम है, आप उसे किस तरीके से काम करवा सकते हैं, बेहतर किस तरीके से काम करवा सकते हैं, वो भी आपने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मेंशन करना है। लीगल्स एंड एथिक्स, स्टूडेंट्स लीगल कुछ चीजें होती हैं, मसलन आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जो आपकी कंट्री के या किसी भी मुआशरे के खिलाफ हो, किसी भी कानून के अगेंस्ट चला जाए, किसी भी कानून की वायलेशन करे, आप ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इस तरह एथिक्स, एथिक्स ये चीज है कि बेसिकली हम एथिक्स की अगर डेफिनेशन को देखें तो कोई भी प्रोफेशनल बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसकी बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये रूल्स होते हैं या गाइडेंस होती है, जिसके जरिए से जो प्रोफेशनल्स होते हैं आप उनको सही, उसके बिहेवियर को सही सीमत में लेके आते हैं इन रूल्स को, रूल्स के जरिए से। तो प्रोफेशनल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास रूल्स हैं। अब डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि जिन लोगों ने भी काम करना है वो कानून को भी सामने रखें और एथिक्स को भी सामने रखें, ना किसी कानून के खिलाफ काम करें, ना किसी अपनी बिहेवियर को गलत इस्तेमाल करें। इस चीज को भी आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। आइए जरा यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे, यहाँ जरा डिटेल के साथ इसकी बात है, तो यहाँ पे इसको मैं पढ़ के आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको जरा समझने में आसानी रहे। एट द पॉइंट ऑफ द व्यू टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी हम जब हम टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करते हैं, देयर आर रिक्वायर्ड द पर्सन्स दैट आर वेल एक्सपीरियंस्ड एंड हैव डीप नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल। वही बात आ गई, मैंने जैसे कहा कि अगर कोई बंदा पीएचपी में आपका ये प्रोजेक्ट बना हुआ है तो इसको वही उसी ने बनाया है जिस जो पीएचपी को जानता है। अब ये नहीं है कि जो पीएचपी को जानता ही नहीं और उसको आप कहें कि ये हमारा प्रोजेक्ट पीएचपी में बना के दो, तो वो आपको कभी नहीं बना देगा। तो लिहाजा, और फिर दूसरी बात कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और पूरी डिटेल डीप नॉलेज होना चाहिए इस प्रोग्रामिंग स्किल्स का। ये टेक्निकल फिजिबिलिटी है। आप रिपोर्ट में उन्हीं को मेंशन करेंगे जो ये चीज जानते होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस भी होगा और बेहतरीन नॉलेज भी होगा, वही लोग आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। दे मस्ट आल्सो बी कैपेबल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल। अब ये भी बड़ी अहम बात आ गई। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। प्रोजेक्ट तो बन जाते हैं, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज ना करें तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका प्रोजेक्ट तो बन जाएगा लेकिन वो वर्किंग के हिसाब से या एफिशिएंसी के हिसाब से बेहतर नहीं होगा। आप अपना प्रोजेक्ट अगर बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हैं, वो वर्किंग के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से, हर हिसाब से वो बेहतरीन हो, एफिशिएंट हो, तो फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। तो जो बंदे भी प्रोजेक्ट बनाए उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स होनी चाहिए। तो ये चीज भी आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी कहलाएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मच नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपकी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। सी में आप सी प्लस प्लस में काम किया होगा, आपने जावा में काम किया होगा, ये सारे आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। आप अब आजकल जो डेवलपमेंट हो रही है, आजकल जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, ये सारे आपके मोस्टली
बल्कि मैं सारे की बात कर लेता हूँ, 99% हम कह सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए से डेवलप किए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वो भी आप इस जब टेक्निकल फिजिबिलिटी बना रहे होंगे तो आप इस चीज को सामने रखेंगे, वो बंदे शामिल करेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जानते होंगे। दिस प्रोजेक्ट कैन बी डेवलप्ड फिजिकली efficiently by using the concept of the modern programming approaches। अब मॉडर्न प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज की जा रही है, इस तरह आप अगर PHP की बात करें तो उसमें लार्वल है, ऐसे बहुत सारी उसके आगे फर्दर फीचर्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है। तो कोई भी बंदा मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में जानता हो वो आप टेक्निकल फिजिबिलिटी में लेके आए। UML आल्सो सपोर्ट अस टू डेवलप द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये UML एक लैंग्वेज है जिसके जरिए से आप अपने प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग पे काम करते हैं। ये आगे आ रहे हैं, जैसे हमारे पास यूज केस डायग्राम होगा, सीक्वेंस डायग्राम होगा, एक्टिविटी डायग्राम होगा, ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स होंगे और जो इस UML के अंदर बनाए जाते हैं और ये इसके बकायदा रूल्स हैं। तो इसके जरिए से हम अपने प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, ये उसका जो डिजाइन है, उसको बड़े बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं उसको, और फिर उसी डिजाइन को सामने रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। जैसे आपने घर बनाना है तो पहले आप एक नक्शा बनवा लेते हैं, उस नक्शे को सामने रखते हुए आप अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये UML जो है वो आपको एक तरह का नक्शा दे रही है कि आप अपने घर को ऐसे बनाना है। तो प्रोजेक्ट जब डेवलप किया जाता है तो उससे पहले उसको डिजाइन किया जाता है। ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो लिहाजा आप उन बंदों को शामिल करें टेक्निकल फिजिबिलिटी में। वो चीज ये वो लोग ही आने चाहिए जो इस UML को जानते हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, अभी हम बात कर रहे थे इस पे। दिस प्रोजेक्ट डील्स विद द वर्किंग ऑफ द ऑनलाइन ट्यूटर। अब ये वही बात है जो मैं पहले कर चुका हूं। दिस वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल एरियाज यूजिंग द मॉडर्न टूल्स एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस। तो वही बात आगे कि ये मल्टीपल एरियाज, जैसे हम देखते हैं उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें ये जो है वो बनाई गई। जैसे आप इनपुट को देखते हैं, उसको मैनेज किया जा रहा है, डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है, आउटपुट को मैनेज किया जा रहा है। तो ये सारे जो है वो उसके मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट उसके टूल्स हैं और सॉरी उसके एरियाज हैं, इनको मैनेज किया जा रहा है। तो ये सारे ऑपरेशनल हैं, ये उसके साथ ऐसे नहीं हमने बना लिए इसके मॉड्यूल्स, ये बकायदा उसकी वर्किंग उसके ऑपरेशंस के हिसाब से बनाए गए। तो ये भी आप अपनी फिजिबिलिटी में बनाएंगे। सो दिस विल बी डेवलप इन द मल्टीपल ऑपरेशन मॉड्यूल्स। वही बात आ गई कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये मुख्तलिफ ऑपरेशन मॉड्यूल्स में बनाया जाएगा, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उसके ऑपरेशनल कंपोनेंट्स में बनाया जाएगा। ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ी, इसीलिए हमने ऊपर जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंशन किया हुआ है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको अपने प्रोजेक्ट को देखना है कि कितनी बजट में ये बन सकता है। छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं डेफिनेटली उस पर थोड़ा खर्चा आएगा, बड़े जो प्रोजेक्ट होंगे उस पर ज्यादा खर्चा आएगा। अब ये चीज जो है आपको लाजमी तौर पे देखनी, और ये बकायदा आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह, ये सारी चीजें हमारे सामने खुल के आ जाएगी। द प्रोजेक्ट इज नॉट लार्ज स्केल। अच्छा, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। इट डज नॉट कवर द लार्ज एरिया ऑफ द एप्लीकेशन, और इसमें बहुत ज्यादा कोई एरिया भी एप्लीकेशन का नहीं है, इसके थोड़े से मॉड्यूल्स हैं। दिस डज नॉट रिक्वायर मच मोर एफर्ट्स, इस पर बहुत ज्यादा आपकी एफर्ट भी नहीं लगती। इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज डेवलपमेंट स्केल, बहुत ज्यादा टीम भी आपको नहीं चाहिए। इट डज नॉट आल्सो रिक्वायर द मच मोर मैनेजरल स्टाफ, और इस पर बहुत ज्यादा कोई स्टाफ भी नहीं लगना। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दिस प्रोजेक्ट कवर्स एन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, ये कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर पे चलनी है। यूजर वांट टू ओपन दिस एप्लीकेशन फॉर द प्रोवाइडिंग टीचिंग फैसिलिटी ऑनलाइन, ये चीजें हम बात कर चुके हैं। सो देयर इज नो मच एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू डेवलप दिस। अब ये हमारे काम की बात आ गई। अब चूंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगनी, इसलिए बहुत ज्यादा टीम नहीं चाहिए, इसे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, तो इसलिए ये थोड़े पैसों में भी बन सकता है और थोड़े से एक्सपेंसेस से ये हमारा प्रोजेक्ट बन सकता है।
तो ये चीज जो है वो आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आ गई। शेड्यूल फिजिबिलिटी, इस स्केड्यूल के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम फ्रेम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ने आपको जो टाइम दिया है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, देयर इज मच टाइम टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, ये पूरा 1 साल होता है इसको डेवलप करने के लिए, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपके पास टाइम होता है। 1 year दिस टाइम टाइम टू डेवलप द प्रोजेक्ट, तो आपके पास 1 साल है। सो दिस प्रोजेक्ट कैन बी इजीली डेवलप इन द गिवन टाइम, तो आपके इस टाइम के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं। स्पेसिफिकेशन फिजिबिलिटी, द गैदर्ड रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट क्या है, आपके प्रोजेक्ट में जो काम करने हैं, जो आप उससे काम करवाना चाहते हैं, या जो कस्टमर कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट में ये फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, यही रिक्वायरमेंट्स हैं। और इन रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जो आपको कस्टमर बता रहा है कि आपके ये प्रोजेक्ट ये काम करे, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो ये कोई हतमी नहीं होती। कस्टमर आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीजें ना बताए जो रिक्वायरमेंट में होती हैं, तो फिर ये रिक्वायरमेंट्स आपको इकट्ठी करनी पड़ती हैं। कस्टमर से आपने जो ली वो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की आपने, पहले से कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना हुआ है उसकी आप वर्किंग को जाके देखेंगे, वहां से आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। आप इन्वायरमेंट में देखेंगे जहां पे इसने यूज होना है वहां से आपको मिल जाएंगी। मार्केट में जाके पता लगाएं जी क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वहां से आपको मिल जाएंगी। ये रिक्वायरमेंट्स आपको इकट्ठी करनी पड़ती है, तो इसी को हम गैदर्ड रिक्वायरमेंट, जो आपने रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं, ये आपकी गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्पेसिफिकेशन में चीज होती है कि आप पहले लिख लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट ने क्या करना है, और जो आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं उनको आप बकायदा रिटर्न फॉर्म में लिख लेंगे, और यही जो रिटर्न फॉर्म में आपने लिख लिए यही आपकी स्पेसिफिकेशन फिजिबिलिटी है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। द गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स आर मच क्लियर एंड करेक्ट इन नेचर। अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें कि इसकी हमने जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं वो बहुत क्लियर है और ठीक है। देयर इज नॉट एनी एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग दिस टू द रिक्वायरमेंट्स। एम्बिग्युइटी कहते हैं मुबहम होना, किसी चीज का पता सही तरीके से पता ना चलना, सही तरीके से पता ना चलना, पता चला लेकिन सही नहीं पता चला, उसको हम एम्बिग्युइटी का नाम देते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो रिक्वायरमेंट्स लिए हैं वो क्लियर है, ये आपने मेंशन कर लिया, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ईच रिक्वायरमेंट इज क्लियर, वही बात आ गई। इफ देयर इज रिक्वायर्ड इलिसिटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, इलिसिटेशन कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग को, रिक्वायरमेंट्स को हासिल करना, ये इलिसिटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट कहलाता है। अगर आपको कहीं मजीद रिक्वायरमेंट्स को लेने की जरूरत है तो फिर it can be easily gathered by the different resources by different techniques। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज करते हुए मुख्तलिफ रिसोर्सेज से ये रिक्वायरमेंट्स ली जा सकती हैं। इंफॉर्मेशन फिजिबिलिटी, अगेन वही, every function that is required to develop the project can be easily accessed and managed। वही बात आ गई कि आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या मालूमात चाहिए वो आप फिजिबिलिटी में मेंशन करेंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द रिसोर्स, आपके रिसोर्स की शक्ल में तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। मल्टीपल एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल, आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मैंने पहले से कहा कि बहुत सारी चीजें आपके पास पहले से, मसलन जैसे कोई पहले से ऐसा प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, वहां से भी आपको मालूमात मिल सकती है। अब इसी तरह कंप्यूटर रिसर्च पेपर है,
जैसे कोई रिसर्चर आर्टिकल लिख लेते हैं, वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इंटरनेट से मिल सकती है, कंप्यूटर बुक से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं, आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। मोटिवेशनल फिजिबिलिटी, ये भी बात आ गई, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको आपको लेना है। यूजर कैन द यूजर ऑफ दिस एप्लीकेशंस आर अवेलेबल, आपके डेफिनेटली स्टूडेंट ने इसको यूज करना है, वो भी है, ट्यूटर ने इसको यूज करना है, वो ट्यूटर्स भी हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वांट टू मैनेज द एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन, सो द क्लाइंट कैन इवेल्युएट द एप्लीकेशन। अब चूंकि आपके कंप्यूटर के ऊपर इस एप्लीकेशन ने चलना है, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये आएगी, तो इसको लोग यूज करेंगे और डेफिनेटली यूज करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से बेहतर यूज करवा सकते हैं। द क्लाइंट कैन यूज द एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर, द वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो अब ये भी आपने बता दिया कि ये जो एप्लीकेशन है ये इंटरनेट के ऊपर चलेगी, इंटरनेट पे इसने रन होना है, आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं, आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको कहें ये यूज करें और यूज होगी। लीगल्स एंड एथिक्स फिजिबिलिटी, ये वही बात आ गई। डू एनी इन्फ्रिंगमेंट और लाइबिलिटीज अराइजेस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इन्फ्रिंगमेंट, किसी चीज को कॉपी कर लेना, लाइबिलिटीज, कहीं आपने कोई गलत काम किया है, क्या आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें आपने किसी और का काम तो नहीं उठा के लगा दिया, किसी और ने प्रोजेक्ट बनाया हो उसका कोई हिस्सा आपने उठा के अपने इस प्रोजेक्ट में लगा लिया, तो ये गलत है, ये एथिकली गलत और लीगली भी ये गलत है। और आप क्या इस प्रोजेक्ट में कोई ऐसा काम तो नहीं लगा रहे, ऐसी चीज तो नहीं लगा रहे कि उसकी फंक्शनैलिटी से कोई किसी की दिल आजारी होती हो, किसी को नुकसान पहुंचता हो, किसी मुआशरे के खिलाफ आप ये बना रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये चीज आपको मेंशन करनी है कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है। ये भी आप प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में आप इस चीज को मेंशन कर दें। ये स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में यकीनन आपसे क्वेश्चन होंगे। ये प्रोजेक्ट स्कोप होता क्या है? प्रोजेक्ट स्कोप को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपका टाइम भी आ जाता है, आपका टोटल जो बजट इस पे खर्च होना है वो भी आ जाता है, इसने कितने एरिया में काम करना है, इसकी फंक्शनैलिटीज, टोटल फंक्शनैलिटीज क्या है, वो भी इसमें के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि इसने क्या क्या काम करने हैं, हम इसकी फंक्शनैलिटीज हिसाब से देखेंगे, कितने एरिया में इसने काम करने हैं, ये उसका स्कोप होता है। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट is to facilitate the different user to have the facility of online information of the different tutors for the different subject। अब यही आपके स्कोप आपके सामने आ गया कि एक तो इस प्रोजेक्ट ने ऑनलाइन रन होना है। ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको लोग यूज कर सकते हैं, तो इसका स्कोप इतना बड़ा है, ये इसका स्कोप है। और कौन यूज करेंगे, ट्यूटर यूज करेंगे या स्टूडेंट यूज करेंगे। अब ये भी इसकी बाउंड्री को वाजे कर रहा है, मसल को स्पोर्ट्समैन या कोई और लोग जो किसी और फील्ड के साथ तल्लक है वो इसको यूज नहीं करेंगे। ये अब स्पेसिफिक हो गया किसके लिए, ट्यूटर्स और स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाइड हो गया, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसका स्कोप है। दिस इज वेब एप्लीकेशन, और ये भी हो गया कि ये वेब एप्लीकेशन है, ये नेट पे चलेगी, ये डेस्कटॉप नहीं है, वैसे इसको नहीं चलाया जा सकता, ये भी इसका स्कोप हो गया। दैट विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में ये स्टूडेंट्स के पास होगा, ये भी इसका स्कोप हो गया। ऑल एप्लीकेशन विल होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्यूटर दैट विल बी डिस्प्ले टू द स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होगी। स्टूडेंट्स विल विजिट
द इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट टू द कंसर्निंग ट्यूटर, और स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को विजिट करेंगे और कंसर्निंग ट्यूटर के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो ये इसका वर्किंग बाउंड्री हो गई कि ये काम होने हैं, ये इसका स्कोप है। प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग कास्ट, ये वो बात आ गई स्टूडेंट्स के आपको ये चीज जरूर करनी है कि हमारी इस पे कास्ट कितनी आती है, उसके लिए आपको क्या मेजरमेंट लगाने हैं, आपके क्या मैट्रिक्स आपने यूज करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। A matrix has some measurements we can make of the project or the process in the overall development, कि आपको मैट्रिक्स को यूज करना है। ये मैट्रिक्स एक्चुअली हम देखेंगे कि हमारे कितने हमारी लागत आ रही है, हमारे कितने रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, ये आपको कास्ट को देखना है। मैट्रिक्स आर सेपरेट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, यहाँ पे वो दो कैटेगरीज में आपके सामने लेके आ रहा है। एक तो आपका नॉलेज ओरिएंटेड मैट्रिक्स है, दीज आर ओरिएंटेड टू द ट्रैक द प्रोसेस टू इवैल्यूएट। एक तो आप अपने प्रोसेस को देखते हैं कि हमारा प्रोसेस, किस प्रोसेस के जरिए से हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो कितना टाइम लेगा। प्रिडिक्ट और मॉनिटर सम पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस, और साथ अपने उस प्रोसेस को आप चेक भी करते रहते हैं कि ये जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया, इसके जरिए से, इस प्रोसेस के जरिए से जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या ये हमारे प्रोजेक्ट को सही सीमत में लेके जा रहा है या नहीं जा रहा। आपने जो काम किया कर लिया है वो ठीक है या नहीं है, या विदिन हमारी एस्टिमेटेड कास्ट के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है या नहीं। ये चीज आप इसको मेजर कर लेंगे, उसकी पमैश करेंगे, साथ साथ उसको देखते रहेंगे। दूसरी कैटेगरी अचीवमेंट ओरिएंटेड मैट्रिक्स है। These are the often oriented to measure some product aspects, इसमें हम प्रोडक्ट के मुख्तलिफ पहलू को मेजर करेंगे, उसकी पमाइश करेंगे। Often related to some overall measurement of the quality of the product, इसमें हम किस चीज को देख रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि हम ये चीज जरूर देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात की कि प्रोजेक्ट तो बनाए जा सकते हैं, विदाउट इंजीनियरिंग भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपका प्रोजेक्ट एफिशिएंट हो, बेहतरीन तरीके से काम करे हर हवाले से, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करना है। तो इसके लिए फिर आपको मेजरमेंट भी लगानी है, उसकी साथ साथ आपको उसको चेक भी करना है, मॉनिटर भी करना है कि ये जो हमारी एफिशिएंसी है, ये या हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट के अंदर, वो सही है या नहीं है, वो कितनी क्वालिटी है, ये चीज आपको चेक करते रहना है। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास टास्क डिपेंडेंसी टेबल है। टास्क डिपेंडेंसी टेबल, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, और हम यहाँ पे प्रीडिसेसर्स भी हैं, ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स आप जानते होंगे। एनालिसिस पहला टास्क है हमारे पास, इसमें हमने एनालाइज करना, जो हमने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं उनको चेक करना है कि जी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स ठीक है, इसमें कोई इररिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स तो नहीं आ गई, उनको एनालाइज करना है। अब अच्छा, एनालिसिस में ये चीज भी शामिल है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो, जैसे हमने फिजिबिलिटी की बात की, वो बनाया जा सकता है या नहीं होता, ये सारी चीजों को एनालाइज करना। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन है। मैंने आपको पहले भी कहा कि रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन ये चीज होती है कि आपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है, उसको लेना है, हासिल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको कंसर्निंग लोगों के साथ, यूजर के साथ, कस्टमर के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका तल्लक आपके प्रोजेक्ट के साथ है, उनके साथ मीटिंग करनी है। अच्छा, इस मीटिंग के काम को करने से पहले आपको एनालाइज करना है, इसलिए यहाँ पे हमने 1.1 जो हमारे पास एनालिसिस था उसको प्रीडिसेसर में हमने मेंशन कर दिया कि पहले हम ये काम करेंगे, उसके बाद मीटिंग्स करेंगे, फिर हम इंटरव्यूज करेंगे, इंटरव्यूज करने के बाद मीटिंग होगी तो इंटरव्यूज करेंगे, फिर हम उसको हमने प्रीडिसेसर में रखा। फिर रिक्वायरमेंट्स था, रिक्वायरमेंट्स, अब आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली, फिर उनको आप देखें कि कोई अगर कोई इररिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है तो उसको निकाल दें। आपके पास सिर्फ वो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो रेलेवेंट्स हैं। तो इसके प्रीडिसेसर में भी आपके पास ये चीज आ गई कि ये चीजें हम पहले करके आएंगे, फिर हम उसके रिक्वायरमेंट्स की तरफ लेके आएंगे। उसके बाद देन डिजाइन है, ये स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है।
हम इसी की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास ईआर डायग्राम है, डेटाबेस डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, सिस्टम स्ट्रक्चर डायग्राम है, सिस्टम इंटरफेसेस है। ये सारे हमारे पास डायग्राम्स है। इन चीजों को हमने बनाना है और ये हमारे पास, ये हमारे टास्क है। इसमें हमारे पास, ये हमारे पास चूंकि तीसरा है, 3.1, 3.2, 3.3 सो ऑन ऐसे। और एक काम करने से पहले, ये काम करने से पहले हमने क्या काम करना है, ये चीजें हम रिक्वायरमेंट का काम कर चुके होंगे, फिर उसके बाद हम इस चीज को बनाएंगे। तो लिहाजा ये काम करने के बाद से पहले हम ये काम करके फिर हम इसको शुरू करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपके पास आपने रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन नहीं किया, आपने उसमें से गलत रिक्वायरमेंट्स को जो इररिलेवेंट नहीं निकाला और ये काम आप करने बैठ जाएं तो आपका प्रोजेक्ट ही गलत हो जाएगा। इसलिए पहले ये काम करना है, उसके बाद इसको करना है। और ये काम करने के बाद देन आप डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद एक्टिविटी डिजाइन डायग्राम करेंगे। सो ऑन ऐसे आप ये काम करते जाएंगे और उनसे पहले पहले क्या काम करने आप ये मेंशन करते जाएंगे। यस सर। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली आप जो कोडिंग करते हैं, आप जो कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, आप जो सोर्स कोड लिख रहे हैं वो आपकी कोडिंग है। और ये काम करने के पास से पहले आपके पास ये चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बकायदा आप इंटरफेस डिजाइन कर चुके हो, वो आपके पास हो, फिर आप उसकी कोडिंग करें। वेरिफिकेशन, स्टूडेंट्स ये पूरी डिटेल से हमने इन चीजों को डिस्कस करना है। तो वेरिफिकेशन ये होती है कि आप अपने सिस्टम जो आपने बनाया उसको आप वेरीफाई कर लें कि वो सही काम करता है या नहीं। तो उसमें यूनिट टेस्टिंग है, ये आप काम करेंगे, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग करेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे। ये आएंगी व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग और ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग क्या होती है, ये चीजें हम इन चीजों को पूरी डिटेल के साथ मेंशन करेंगे इंशाल्लाह। ना आए तो ये ज़हन में रखना कि सर आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया था, आप हमें ये बताया, मैं आपको पूरी डिटेल से ये बता दूंगा। फिल वक्त मैं इस पर टाइम नहीं खर्च करना चाहता। उसके बाद डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट ये चीज़ होती है कि आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है, उसको चेक भी कर लिया है, अब आप उस कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ले जी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, इसको यूज़ करें। हाँ, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, हम उसको मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टास्क डिपेंडेंसी टेबल था। अगर आप इसको, डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि एक आप काम कर रहे हैं तो वो काम किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो यकीनन कर रहा है। जैसे ईआर है, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये नहीं होगा। अब ईआर जो है उस वक्त, डेटाबेस डायग्राम आप उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास से ईआर डायग्राम नहीं होगा। फिर एक्टिविटीज का हमें पता नहीं चल सकता जब तक हम इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लास डायग्राम नहीं बना सकते, जैसे ये चीजें। तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है वो हमारे सामने ये डिपेंडेंसीज है। इस तरह जब तक हम ये डिजाइन नहीं बना लेते तो आप उस वक्त तक कोडिंग का काम नहीं कर सकते। यानी आप डिजाइन नहीं है तो आप इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप जब तक कोड नहीं लिखेंगे उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है वो आपकी डिपेंडेंसी को शो करती है। जेन में रहे, डिपेंडेंसी कहते हैं इंसार करना। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, यानी कोड नहीं लिखेंगे, तो उसको वेरीफाई क्या करेंगे? आपके पास कोड नहीं है तो उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते, उसमें ना या यूनिट टेस्टिंग नहीं कर सकते, वर्ड बस कोई भी काम नहीं कर सकते। और जब आपने वेरिफिकेशन नहीं की तो आप उसको आगे कस्टमर को नहीं दे सकते। आप उसको वेरी नहीं किया कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उसको चेक नहीं किया, तो आप ऐसे कस्टमर को नहीं दे सकते। अब डिप्लॉयमेंट डिपेंड कर रही है किस पे? वेरिफिकेशन पे। Again, very important students, CMP, critical path methods. स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज है, ABCDEFGH के नाम से हमारे पास एक्टिविटीज हैं। अब ये काम करने से पहले हमें कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है, ये काम करने से पहले हमें कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इतने ड्यूरेशन, ये वीक्स की शक्ल में मेंशन किए हुए हैं। ये एक्टिविटीज आगे आ रही हैं, हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस पे इतना टाइम लगेगा, इस पे इतना टाइम लगेगा, इस पे इतना टाइम लगेगा, इस एक्टिविटी पे, इस एक्टिविटी पे इतना, और इस एक्टिविटी सो ऑन। अब इस पे तो इनका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि काम करने से पहले
ये काम अगर नहीं होगा तो वो काम आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे प्रीडिसेसर है, मसलन आप सी को उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप ए को नहीं करेंगे, इस तरह डी को नहीं कर सकते जब आप बी सी नहीं कर सकते। ये इनकी प्रीडिसेसर्स हैं, ये आ रहे हैं इंशाल्लाह, हम इनको अभी हम इस पे बात करते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास एक टेबल है, इसी को यहाँ पे हमने, अच्छा ये क्रिटिकल पाथ क्या होती है पहले तो हम इस पे बात कर लें। क्रिटिकल पाथ के जरिए से आप इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें किस तरीके से अगर हम चलें तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, किस मेथड से अगर हम चलें तो हमारा टाइम हमारा कम खर्च होगा। तो यही चीज फाइंड करने के लिए हम क्रिटिकल पाथ मेथड को यूज करते हैं। क्रिटिकल पाथ हमारा वो होता है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज को देखने के लिए कि अगर हम इस रास्ते से चलेंगे, इस तरीके से हम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए अगर काम करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। ये चीज फाइंड करने के लिए हम इस सीपीएम को यूज करते हैं। जैसे यहाँ मैंने मुख्तलिफ एक्टिविटीज को मेंशन किया और उसके ऊपर मुख्तलिफ ड्यूरेशन लग रही है, तो ये चीज फाइंड करने के लिए हम इस सीपीएम को यूज करते हैं। हमारे पास ये नेटवर्क डायग्राम है, जो ऊपर हमने एक्टिविटीज मेंशन किए उनका ये नेटवर्क डायग्राम है। हमने क्या किया, हमने स्टार्ट लिया, ए एक्टिविटीज पे हमारे 5 वीक लग रहे थे, तो इससे स्टार्ट लेके हम नंबर 2 पे आ गए, उससे हम चले 4 पे गए, 4 से हम चले 5 पे, 5 से 7, 7 से हम एंड पे पहुंच गए। एक तो ये पाथ है हमारे पास। दूसरा क्या है, हम यहाँ पे पहुंचे बी पे, बी पे हमारे पास 3 वीक्स लगे, फिर हम नंबर 3 पे पहुंचे, उसके बाद डी एक्टिविटी परफॉर्म की हमने 7 उस पे वीक लगे, उसके बाद हम 4 पे पहुंचे, 4 से हम होते हुए 6 पे पहुंचे और उस पे हमारे पास इतना टाइम लगा, इतने वीक्स लगे, सोन फिर हम 6 से 8 पे पहुंचे और हमारे पास उस पे हमारे पास इतने वीक्स लगे। यहाँ 8 से फिर हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, एंड पे। अब अगर हम इनको फाइंड करें, इनको कैलकुलेट करें, तो हम इनका क्रिटिकल पाथ फाइंड कर सकते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मैंने क्रिटिकल पाथ फाइंड किया था, शायद वो सेव नहीं हो सका। तो इसमें जो इसका क्रिटिकल पाथ बनता है वो आपका बनता है ए, सी, ई और जी। वजह ये है, इनको कैलकुलेट करें। 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 में 7 ऐड करें 20, और 20 में 5 ऐड करें 25, 25 हो गए। जी सर, ऐसे हुआ ना। हाँ जी सर। ये वीक्स है हमारे। मसलन आप इस रास्ते से होके आते हैं और अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो कितने आपका टाइम लग रहा है, 25 वीक्स लग रहे हैं। और अगर आप इस रास्ते से आते हैं और इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो इस पे कितना टाइम लग रहा है, ये देखिए वीक्स 3 कितने हो गए, 10, 10 और 4 14, 14 and 7 21, 21, यस सर, 21 ना। यस सर, 21। तो इस पे कितना टाइम लग रहा है, 25, और इस पे 21। तो आपका क्रिटिकल पाथ क्या हुआ, हमारे पास क्रिटिकल पाथ हुआ, क्या हुआ जी, ए, उसके बाद सी, फिर ई और फिर जी। अच्छा इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, ए कोमा सी कोमा ई कोमा जी। ये आपका क्रिटिकल पाथ है। इससे आपको पता चल गया कि जी हमारा इतना टाइम इस पे लग सकता है, इतना टाइम हमारा इस पे खर्च हो सकता है। बात समझ आई? हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर, आगे समझ। फॉर्मेट के हिसाब से है, अगर आप कहेंगे इसको निकाल दें तो निकाल देंगे, लेकिन ये उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है अपने फॉर्मेट के हिसाब से, तो फिर उसमें ये चीज है।
जी सर। गैंट चार्ट। सर ये गेट चार्ट चेंज करना था। हाँ, ये चेंज होना है, ठीक है। इसमें जी सर। डेट्स वगैरह गलत लिखी हुई हैं या वो बहुत पहले की लिखी हुई। इसको मैं इंशाल्लाह, और ये मैंने आपको सिर्फ इसीलिए रखा है कि आपको दिखा सको कि आपका ये पहले ये बना हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा इंशाल्लाह। बाकी जी सर। आपको अगर सर समझ ये आए। हाँ। वो जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन इस दफा दी थी ना, उसमें हम लोगों ने न्यू बना के लगाया था, वो उसकी पिक्चर मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको सेंड कर दूं? हाँ, मुझे लेक्चर के बाद सेंड कर देना, मैं उसको ठीक कर लूँ। जी सर ठीक है। इसकी समझ है हाँ जी सर। या समझा दूँ? सर पता है इसका, ठीक हो गया। इसके फेज डेवलपमेंट के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके फेसेस हैं और कितना टाइम लग रहा है, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, किस पे एंड हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे जी। मेंशन। उसके बाद ये आपके टीम मेंबर्स की है और किसमें क्या स्किल्स है। तो आप चूंकि दो ही हैं, तो दो का ही जो है वो यहाँ पे मेंशनड है। हम्म। ठीक हो गया, ये आपकी जी स्किल्स है। सर। चलें जी, बाकी हम इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इसको हम कल जी। के लेक्चर पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। यस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर, ये हम लोग इधर अब जैसे अब हम लोगों ने कहा है कि एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को हम लोग इंटरनेट पे इसको मतलब चला सकते हैं ना, तो उसको लेके फिर हमारे एक्सपेंसेस क्या आएंगे? मतलब किन चीजों पे हम लोग अपना